क्या बिजनेस इकोनॉमिक्स से पॉइंट ऑफ व्यू से और ज़्यादा इससे यूजीसी के पॉइंट ऑफ व्यू से इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के पूछो मत पेपर में क्वेश्चंस आते कितने ज़्यादा है। से देखो जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है बड़ी सिंपल चीज़ है, ये ना मेजर करके बताती है कि जो आपकी क्वांटिटी डिमांड का क्या रिस्पॉन्स है जो आपके प्राइस में चेंज आ रहा है उसको लेके। मतलब अगर मैं आपको सिंपल भाषा में बताऊं, अगर आपका प्राइस चेंज हो रहा है, वो प्राइस चेंज होने के कारण आपकी क्वांटिटी डिमांड में कितना चेंज आ रहा है, इस चीज को मेजर करके आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताएगी। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ना हमें यानी ये बिजनेसेस को हेल्प करते हैं कि वो समझ पाएं कि कंज्यूमर्स प्राइस को लेके या प्राइस जो फ्लक्चुएशंस हो रही है उसको लेके कितने सेंसिटिव है। मतलब अगर प्राइस चेंज हो रहा है तो उसके अकॉर्डिंग कंजम्पशन पैटर्न्स में क्या फर्क आ रहा है कंज्यूमर के, मतलब कंज्यूमर की डिमांड में क्या फर्क आ रहा है, वो बढ़ रही है या कम हो रही है। अगर बढ़ रही है तो कितनी प्रोपोर्शनेट बढ़ रही है, अगर कम हो रही है तो कितनी प्रोपोर्शनेट कम हो रही है। ये सारी चीजें हमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एब्सोल्यूट नंबर्स में बताती है। सो बेसिकली ना 3 टाइप की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है। एक होती है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, एक होती है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, एक होती है क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी पीईडी। देखो जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है इसका नाम ही बताता है, ये हमें मेजर करके बताती है कि जब अगर प्राइस चेंज हो रहा है तो उस प्राइस यानी अगर गुड्स का, प्रोडक्ट्स और सर्विसेज का अगर प्राइस चेंज हो रहा है तो प्राइस चेंज होने के कारण क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज आ रहा है ये हमें पता चलता है। यानी इन शॉर्ट ये हमें परसेंटेज में बताती है। मान लो कितने परसेंटेज प्राइस में चेंज आया है, चाहे वो इंक्रीज हुआ है चाहे डिक्रीज हुआ, उस चेंज आने के कारण कितना परसेंटेज डिमांड यानी क्वांटिटी डिमांड में चेंज आ रहा है, चाहे वो बढ़ रही है चाहे कम हो रही है, यानी दोनों चीजें हमें परसेंटेज में पता चलेंगी। सो ये होती है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देखो जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है ना, ये 3 तरीके की होती है, या तो ये ग्रेटर देन 1 होगी, या इक्वल टू 1 होगी, या लेस देन 1 होगी। तीनों को समझो। देखो जब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1 होगी उसका क्या मतलब हुआ, उसका मतलब ये हुआ कि जितना प्राइस, अगर हम इंक्रीज के एग्जांपल ले तो मान लो अगर प्राइस 10% से इंक्रीज हो रहा है तो जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो 30 यानी डबल से भी डबल डिक्रीज होगी। मतलब इन शॉर्ट जो कंज्यूमर क्वांटिटी, जो आपकी क्वांटिटी डिमांडेड की परसेंटेज है वो ग्रेटर देन परसेंटेज होगी प्राइस के चेंज की। समझ रही हो? मतलब सिंपल वे में समझो, थोड़ा इजी करके बताता हूं। मान लो अब देखो ये तो आपको पता है क्वांटिटी डिमांडेड और प्राइस में इनवर्स रिलेशनशिप है। सिंपल इतना समझो, अगर 10% से प्राइस चेंज हो रहा है तो 30% से क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज हो रही है। इनवर्स रिलेशनशिप है। और जो प्रोपोर्शनेट, अब 10% की इंक्रीज हुआ प्राइस में, बट जो क्वांटिटी डिमांड में डिक्रीज हुआ 30% हो गया। इस यहाँ पे जो इलास्टिसिटी और डिमांड है वो ग्रेटर देन 1 होगी, क्योंकि कस्टमर्स बहुत ज्यादा सेंसिटिव है प्राइस को लेके। सेकंड सिचुएशन आती है, अब 10% से प्राइस इंक्रीज हो रहा है, अब जो क्वांटिटी डिमांडेड में डिक्रीज हो रहा है वो भी बराबर 10% से हो रहा है। ये होगा जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, खास करके प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू 1 होगी, यानी ये कांस्टेंट है। इसमें जितना इंक्रीज प्राइस में हो रहा है सेम लेवल पे सेम प्रोपोर्शनेट डिक्रीज क्वांटिटी में हो रहा है। थर्ड आती है जब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर लेस देन 1 होगी। अब मान लो प्राइस 10% से इंक्रीज हुआ, बट जो क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज हुई ना वो जस्ट 5% से। मतलब जितने से प्राइस इंक्रीज, जितनी परसेंटेज से इंक्रीज और उससे थोड़ा कम ही प्राइस, मतलब क्वांटिटी डिमांडेड में डिक्रीज आ रहा है, तब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1 होगी। यानी ये इंडिकेट करेगी कंज्यूमर्स इतने ज्यादा रिस्पॉन्सिव नहीं है, यानी वो इतने ज्यादा सेंसिटिव नहीं है प्राइस को लेके। जब आपकी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1 होगी मतलब कंज्यूमर्स बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिव और सेंसिटिव है प्राइस को लेके। जब इक्वल टू 1 होगी यानी वो बराबर है, सेम जैसा प्राइस होगा सेम वो डिमांड में चेंज आ रहा है। अगर लेस हो गए तो यानी कंज्यूमर्स इतने रिस्पॉन्सिव नहीं है, वो सेंसिटिव नहीं है प्राइसेस को लेके। ठीक है, समझ गए? अब एक क्वेश्चन आता है, वो एक क्वेश्चन मतलब बहुत बार पेपर में वो कहते हैं बताओ कि सबसे इनइलास्टिक डिमांड कौन से प्रोडक्ट की होती है। उन्होंने आपको चॉइसेस दी होती है, उसमें से जो सबसे कॉमन आंसर है वो आता है सॉल्ट। सॉल्ट की जो डिमांड है वो सबसे ज्यादा इनइलास्टिक है। समझ गए हो? यानी सॉल्ट एक ऐसा गुड है जिसकी जो डिमांड है वो बहुत ज्यादा इनइलास्टिक है। देखो जब कमोडिटी का प्राइस इंक्रीज होता है और उसका इंक्रीज होने से उसके टोटल रेवेन्यू में इंक्रीज होता है, वो इंडिकेट ये करता है कि जो डिमांड है कमोडिटी की वो इनइलास्टिक है। मतलब समझ रही हो? ध्यान से समझो,
देखो एक तरफ प्राइस प्रोडक्ट का इंक्रीज हुआ, उस प्रोडक्ट के प्राइस इंक्रीज होने के ही कारण जो टोटल रेवेन्यू था फर्म का, जो फर्म वो प्रोडक्ट को सेल कर रही थी वो भी इंक्रीज हुआ। यानी पहले प्राइस इंक्रीज हुआ, उससे टोटल रेवेन्यू इंक्रीज हुआ। ये क्लियरली ये चीज दिखाता है कि जो डिमांड है कमोडिटी की वो इन इलास्टिक है, मतलब जो प्राइस इलास्टिसिटी कोएफिशिएंट है वो लेस देन 1 होगा इस केस में। वैसे नॉर्मली क्या होता है, प्राइस इंक्रीज होने से डिमांड डिक्रीज होती है, यानी टोटल रेवेन्यू डिक्रीज होना चाहिए, बट इन इलास्टिक डिमांड में जब आपका प्राइस इलास्टिसिटी कोएफिशिएंट लेस देन 1 होता है, तब अगर आपका प्राइस इंक्रीज हो रहा है कमोडिटी का तो तब टोटल रेवेन्यू इंक्रीज होगा। ठीक है, यानी जो प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड है ये तो आपको पता है कि ये मेजर करके आपको बताती है कि जो क्वांटिटी डिमांड कितनी रिस्पॉन्सिव है चेंज इन प्राइस से, यानी प्राइस चाहे बढ़े चाहे कम हो, उस बढ़ने या कम होने से क्वांटिटी डिमांड में कितना चेंज आ रहा है। सो अगर तो आपका प्राइस इलास्टिसिटी कोएफिशिएंट लेस देन 1 है, यानी एक एब्सोल्यूट वैल्यू है, मतलब प्राइस इलास्टिसिटी कोएफिशिएंट लेस देन 1 एक एब्सोल्यूट वैल्यू है, तो वो इंडिकेट करता है कि जो आपकी डिमांड है वो इनइलास्टिक है, मतलब डिमांड इतनी रिस्पॉन्सिव नहीं है प्राइस चेंजेस को लेकर। जिसका क्या मतलब हुआ कि यानी अगर प्राइस चेंज हो भी रहा है तो उसका जो इंपैक्ट है क्वांटिटी डिमांडेड पे वो बड़ा कम होगा, वो स्मॉलर इंपैक्ट पड़ेगा, जिससे टोटल रेवेन्यू इंक्रीज ही होगा, वो डिक्रीज नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि जो डिमांड अगर प्रोडक्ट की इलास्टिक हो तो देखो जब किसी डिमांड जब एक प्रोडक्ट की इलास्टिक होती है तो जब प्राइस डिक्लाइन होता है ना, उससे क्या होगा, उससे प्रोपोर्शनेटली लार्जर परसेंटेज चेंज आएगा क्वांटिटी डिमांडेड में। सिंपल वे में बताता हूं, अगर किसी प्रोडक्ट की डिमांड इलास्टिक होगी यानी उसके प्राइस डिक्रीज से जो क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज आएगा ना, वो प्रोपोर्शनेटली उस डिक्रीज से भी ज्यादा होगा। यानी इस केस में जो प्राइस डिक्रीज होगा उससे रिजल्ट में क्या होगा, जो क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज होगी वो ग्रेटर अमाउंट में इंक्रीज होगी, यानी ग्रेटर परसेंटेज में इंक्रीज होगी, जिसके कारण जो आपका टोटल रेवेन्यू वो इंक्रीज होगा। समझ गए? कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। आगे अब आता है कि रिलेशनशिप क्या है प्राइस और टीआर में, जिसे डिस्क्राइब कौन करता है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का कोएफिशिएंट ई। मतलब अगर एक साइड पे आप प्राइस ले लो, एक साइड पे आप टोटल रेवेन्यू ले लो, उन दोनों में क्या रिलेशनशिप है जिसे डिस्क्राइब कर रहा है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का कोएफिशिएंट ई। देखो अगर तो आपका प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का कोएफिशिएंट ई 0 है तो जो आपकी डिमांड है वो परफेक्टली इनइलास्टिक होगी। इसका क्या मतलब हुआ कि जब प्राइस में चेंज आएगा वो लीड नहीं करेगा क्वांटिटी डिमांड में चेंज को, मतलब प्राइस का चेंज आने से डिमांड क्वांटिटी डिमांड में चेंज नहीं आएगा, तब हमारी डिमांड परफेक्टली इनइलास्टिक होगी और जो हमारा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का कोएफिशिएंट है वो 0 होगा। इसके रिजल्ट में जब प्राइस इंक्रीज हो रहा है उसके कारण हमारा टोटल रेवेन्यू इंक्रीज होगा, और डिक्रीज होने जब प्राइस डिक्रीज होगा तो हमारा टोटल रेवेन्यू डिक्रीज होगा। मतलब सेम वे में अगर हमारा जब आपकी डिमांड परफेक्टली इनइलास्टिक होगी, जब आपका डिमांड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो कोएफिशिएंट है वो 0 होगा, जब हमारा उस सिचुएशन में जब हमारा प्राइस इंक्रीज होगा तो टोटल रेवेन्यू इंक्रीज होगा, अगर प्राइस डिक्रीज होगा तो टोटल रेवेन्यू भी डिक्रीज होगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है जब हमारा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का कोएफिशिएंट 1 होगा, यानी इस टाइम पे जो हमारी डिमांड है वो यूनिट इलास्टिक होगी। इसका क्या मतलब है, यानी इस केस में जब प्राइस में चेंज आएगा उस चेंज आने के कारण इक्विवेलेंट परसेंटेज चेंज आएगा क्वांटिटी डिमांडेड में। अगर मान लो 10% से प्राइस में चेंज आया तो सेम 10% से ही क्वांटिटी में चेंज आएगा, यानी जब प्राइस इंक्रीज होगा तो टोटल रेवेन्यू सेम रहेगा, और जब प्राइस डिक्रीज होगा तब भी टोटल रेवेन्यू सेम रहेगा। इन शॉर्ट जितने से प्राइस बढ़ा उतने से डिमांड कम होगी, और जितने से प्राइस कम हुआ उतने से डिमांड बढ़ गई, तो इन शॉर्ट रिजल्ट में टोटल रेवेन्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। थर्ड हमारे पास आता है जब हमारा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का कोएफिशिएंट लेस देन 1 होगा, यानी जो हमारी डिमांड है वो इनइलास्टिक होगी। इसका क्या मतलब हुआ, जब हमारे प्राइस में चेंज आएगा उसके कारण जो हमारा क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज आएगा वो प्रोपोर्शनेटली स्मॉलर होगा, मतलब प्राइस में ज्यादा चेंज आएगा, उसके चेंज आने से जो क्वांटिटी में चेंज आ रहा है ना वो कम होगा। ठीक है, इस सिनेरियो में जो प्राइस जब इंक्रीज होगा उससे हमारा टोटल रेवेन्यू इंक्रीज होगा, और जब हमारा प्राइस डिक्रीज होगा उससे हमारा टोटल रेवेन्यू डिक्रीज होगा, albeit to lesser extent than change in price। मतलब चलेंगे वो सेम डायरेक्शन में, बट जो चेंज आएगा क्वांटिटी डिमांडेड में या टोटल रेवेन्यू वो थोड़ा सा कम होगा, मतलब वो ज्यादा चेंज नहीं आएगा, माइनर सा या स्मॉलर चेंज आप कह सकते हो। ठीक है, समझ आ गया। सो ये था हमारा प्राइस इलास्टिसिटी
सिटी ऑफ डिमांड का टॉपिक। अब हमारे पास आगे आती है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देखो जैसे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हमें ये मेजर करके बताती है ना कि क्वांटिटी डिमांड कितनी रिस्पॉन्सिव है प्राइस चेंजेस को लेकर, सेम वे में इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमें ये मेजर करके बताती है कि जो हमारी क्वांटिटी डिमांड है वो कितनी रिस्पॉन्सिव है इनकम को लेके, यानी जो इनकम में चेंजेस आ रही है। यानी कि ये डिटरमाइन करके हमें हेल्प करते हैं कि हम डिटरमाइन करें कि नॉर्मल गुड और इंफीरियर गुड में फर्क क्या है। मतलब सिर्फ पहले तो ये समझो, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड सिंपल ये बताती है कि इनकम अगर इंक्रीज हो रही है तो उससे कितना परसेंटेज क्वांटिटी डिमांड में इंक्रीज हो रहा है, अगर इनकम डिक्रीज हो रही है तो कितने परसेंटेज क्वांटिटी डिमांड में डिक्रीज है। यानी जो रिलेशनशिप है, यानी जो रिस्पॉन्सिवनेस है क्वांटिटी डिमांड के चेंज की, वो है इनकम को लेकर। अब इन शॉर्ट्स ये जो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का टॉपिक है ना, ये एक इतना स्ट्रॉन्ग बेसिस है ना, ये हमें क्लियरली हेल्प करता है डिटरमाइन करने में कि जो हम गुड डिटरमाइन, मतलब जिस गुड को लेकर इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को स्टडी कर रहे हैं कि वो एक नॉर्मल गुड है या इंफीरियर गुड। जो नॉर्मल गुड होते हैं उनकी जो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो ग्रेटर देन 0 होती है, और जो इंफीरियर गुड है उनकी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 0 होती है। और अब जो ये चीज है, ये किस चीज पे बेसिस है, ये है डायरेक्शन ऑफ इनकम एंड क्वांटिटी डिमांड चेंज। यानी इनकम किस डायरेक्शन में जा रही है, उस डायरेक्शन को मद्देनजर रख के, स्टडी रखे हुए क्वांटिटी डिमांड उसके रिस्पॉन्स में किस डायरेक्शन को जा रही है, ये हमें इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर करके बताएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आती है क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब देखो जो हमारी क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, ये हमें मेजर करके बताती है रिस्पॉन्सिवनेस जो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड की एक गुड की या इन रिस्पॉन्स टू चेंजेस इन प्राइस ऑफ अनदर रिलेटेड गुड। यानी सिंपल अगर मैं वे में समझाऊं तो देखो रिलेटेड गुड्स दो तरीके के होते हैं, या तो वो सब्स्टिट्यूट होंगे या तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड। अगर मान लो हम टी और कॉफी के एग्जांपल ले रहे हैं, टी और कॉफी सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं। अगर मान लो कॉफी का प्राइस बढ़ रहा है, कॉफी के प्राइस के बढ़ने के कारण टी की डिमांड में कितना चेंज आ रहा है, वो कितनी प्रोपोर्शनेट आ रहा है, कितनी परसेंटेज में आ रहा है, ये हमें क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड मेजर करके बताएगी। यहाँ कॉफी की प्राइस गिरने के कारण टी की डिमांड में क्या चेंज आ रहा है, सेम चीज हमें क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड मेजर करके बताएगी। यानी हमें इन शॉर्ट ये मेजर करके बताती है कि एक प्रोडक्ट की क्वांटिटी डिमांड इन रिस्पॉन्स टू दूसरे प्रोडक्ट के प्राइस चेंज होने के कारण कितनी चेंज हो रही है, चाहे वो बढ़ रही है चाहे रिड्यूस हो रही है, ये क्रॉस इलास्टिसिटी डिमांड का हमें बताना है। देखो ये एक ऐसी चीज है क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड जो हमें डिटरमाइन करके बताती है जो गुड्स को हम स्टडी कर रहे हैं कि वो कॉम्प्लीमेंट्री होंगे कि वो सब्स्टिट्यूट्स होंगे। सब्स्टिट्यूट्स होंगे तो उनकी जो क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड है वो ग्रेटर देन 0 होगी। अगर वो कॉम्प्लीमेंट्री होंगे तो जो उनकी प्राइस क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड है वो लेस देन 0 होगी। ठीक है, समझ के। अब जो हमारी कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स होते हैं ना, यानी इनके जो क्रॉस इलास्टिसिटी डिमांड है ना, वो टिपिकली नेगेटिव होती है। ये मार्क माय वर्ड्स, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है। यानी जो हमारे कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स हैं उनकी जो क्रॉस इलास्टिसिटी डिमांड है वो टिपिकली नेगेटिव फिगर होगी। यानी जो क्रॉस इलास्टिसिटी डिमांड है, ये तो मैंने आपको बता दिया, ये मेजर करके बताती है रिस्पॉन्सिवनेस क्या है क्वांटिटी डिमांडेड की इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन प्राइस ऑफ अदर गुड, या जो रिलेटेड गुड होगा खास करके। अब खास करके समझते हैं कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। देखो जो हमारे कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स हैं, ये वो प्रोडक्ट्स हैं जिनको या तो इकट्ठा कंज्यूम किया जाता है या कंजंक्शन में एक दूसरे के साथ, या तो दोनों इकट्ठे कंज्यूम किए जाएंगे या कंजंक्शन में एक दूसरे के साथ। ठीक है, सो जब एक कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट का प्राइस राइज होगा तो दूसरे कॉम्प्लीमेंट प्रोडक्ट की डिमांड डिक्रीज होगी। ये तो आपको पता है क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड भी चलती है इनमें। सो अगर मान लो कॉफी का प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो टी की आप कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, टी और कॉफी तो हमारे सारे सब्स्टिट्यूट हो गए। कार और पेट्रोल के एग्जांपल हो, अगर मान लो पेट्रोल का प्राइस बढ़ रहा है तो पेट्रोल कार की डिमांड डिक्रीज होगी। अगर पेट्रोल का प्राइस डिक्रीज हो रहा है तो पेट्रोल कार की डिमांड इंक्रीज होगी। सो ये होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड तो मैंने आपको अच्छे से बता दी, और इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ तो सिंपल वे में जो ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है ना, इनको ना इकट्ठा ही कंज्यूम किया जाता है ज्यादा टाइम में।
कॉफी शुगर हो गया, कार गैसोलीन हो गया। यानी जब प्राइस कॉम्प्लीमेंट्री गुड का चेंज होगा तो वो दूसरे गुड की डिमांड पे डैम श्योर इफेक्ट डालेगा ही डालेगा। सो इसी कारण जो इनकी क्रॉस इलास्टिसिटी डिमांड है वो नेगेटिव होती है। ठीक है, आगे अब जो क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड कॉम्प्लीमेंट्री गुड, ये तो नेगेटिव है, ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन अच्छे से कर दिया, इसका कारण भी मैंने बता दिया, आप एक बार इसको चीज को रीडिंग दे देना। अब आगे आती है पॉइंट इलास्टिसिटी। पॉइंट इलास्टिसिटी में एक सिंगल टॉपिक बड़ी इंपॉर्टेंस क्या, वो क्या कह रहे हैं, लाइन समझ लेना। Slope goes on changing when point elasticity remains the same on all points on a rectangular hyperbola shaped demand curve of a product। देखो जो हमारा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला शेप डिमांड, एक तो जो हमारे नॉर्मल डिमांड कर्व्स होते हैं वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होते हैं लेफ्ट टू राइट, एक होता है हमारा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला शेप डिमांड का। देखो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की खासियत यही है, इसमें जो भी दो वेरिएबल्स के एरियाज अंदर बनेंगे वो इक्वल होंगे, क्योंकि दो ही वेरिएबल्स को ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया जा सकता है, यानी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला दो वेरिएबल्स के बीच में होगा। अब जो उनके अंदर एरियाज बनेंगे वो इक्वल होंगे। अब पॉइंट इलास्टिसिटी ये कहती है कि देखो जब आप एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला शेप डिमांड कर्व को स्टडी कर रहे हो एक प्रोडक्ट के, जो उसकी पॉइंट इलास्टिसिटी है, यानी पॉइंट इलास्टिसिटी ये थी जो हर पॉइंट पे मेजर की जाती है, मतलब कि पॉइंट इलास्टिसिटी यानी चीज वो ही है, आप क्वांटिटी डिमांडेड कितने परसेंटेज से चेंज आ रही है प्राइस के चेंज को लेकर, उसको आप पॉइंट बेसिस पे नापते हो। यानी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला शेप डिमांड पर के जो प्राइस पॉइंट इलास्टिसिटी वो सेम रहेगी सभी पॉइंट्स पे, जबकि जो नॉर्मल डिमांड कर्व्स होते हैं ना उसके मिडल में इलास्टिसिटी 0 होती है, उससे ऊपर यानी स्टार्टिंग में लेफ्ट से ग्रेटर देन 1 होती है और बिल्कुल डाउनवर्ड राइट पे लेस देन 1 होती है। और बल्कि जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला शेप डिमांड कर्व है उस पे पॉइंट इलास्टिसिटी हर पॉइंट पे सेम रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, और जब इसकी जो स्लोप है वो डिमिनिश वो चेंज होती रहेगी। जैसे जैसे आप रेक्टेंगुलर हाइपरबोला शेप डिमांड कर्व पे चलोगे स्लोप उसकी चेंज होती रहेगी और पॉइंट इलास्टिसिटी सेम रहेगी। ये पेपर में बहुत बार डायरेक्टली पूछते हैं इस चीज को। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे वो क्या कह रहे हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड ग्रेटर देन 1। वो कह रहे हैं अगर आपकी जो प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड है उसकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तब क्या होगा। देखो जब हमारी एब्सोल्यूट वैल्यू प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड की ग्रेटर देन 1 होती है ना, यानी उस केस में आपको प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड तो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया, यानी अब सीधा रीजन ही बताता हूं। जब हमारी एब्सोल्यूट वैल्यू प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड की ग्रेटर देन 1 होगी उसका क्या मतलब है कि जो हमारी डिमांड है प्रोडक्ट की वो इलास्टिक है, यानी दैट इज परफेक्टली इलास्टिक। मतलब क्या होगा कि अगर प्राइस में डिक्रीज आ रहा है तो उस डिक्रीज के कारण जो क्वांटिटी डिमांडेड में इंक्रीज आएगा ना वो प्रोपोर्शनेटली लार्जर होगा। मतलब अगर 10% से प्राइस में डिक्रीज आ रहा है तो एग्जांपल के तौर पे 30% से क्वांटिटी डिमांडेड में इंक्रीज आएगा, यानी ये होती है जब एब्सोल्यूट वैल्यू प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड की ग्रेटर देन 1 है। समझ गए, यानी इससे जो एट द एंड रिजल्ट में जो आपका टोटल रेवेन्यू है वो इंक्रीज होगा। समझ गए, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो अगर प्रोडक्ट का प्राइस भी 10% से रिड्यूस हो रहा है तो क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज हो गई 10% से ज्यादा। मतलब पिछली एग्जांपल मैंने 30% ले लिया ना, मतलब आप मान के चलो जितनी अगर 10% से प्राइस में रिड्यूस आया तो जो क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज होगी ना वो 10% से ज्यादा होगी, यानी कंज्यूमर्स प्राइस सेंसिटिव है, मतलब वो प्रोडक्ट्स के प्राइस को लेके पूरे सेंसिटिव है। इन शॉर्ट जो हमारा टोटल रेवेन्यू होगा फॉर्म का वो इंक्रीज होगा इसके कारण। ठीक है, समझ गए आप। आगे वो क्या कह रहे हैं, यानी जो परसेंटेज इंक्रीज आ रहा है क्वांटिटी डिमांडेड में वो ग्रेटर होगा हमारे परसेंटेज डिक्रीज जो प्राइस में आ रहा है, जिसके कारण हमारा टोटल रेवेन्यू हायर होगा। ओके, अब वो क्या कह रहे हैं आगे, फॉर ए डिक्लाइन इन प्राइस टोटल रेवेन्यू इंक्रीज इफ डिमांड इज इनइलास्टिक और डिमांड इज इलास्टिक, यानी कि अगर हमारी डिमांड इलास्टिक है, अगर इलास्टिक होने के बाद सिचुएशन में जब प्राइस डिक्लाइन हो रहा है प्रोडक्ट का तब भी टोटल रेवेन्यू इंक्रीज ही होगा। इस चीज को समझते, इलास्टिक और डिमांड का तो आपको अच्छे से मतलब पता है। देखो जब डिमांड इलास्टिक होती है ना, जब प्राइस, तब उस सिचुएशन में जब प्राइस डिक्रीज होगा उसके कारण जो क्वांटिटी डिमांडेड में इंक्रीज आएगा वो प्रोपोर्शनेटली लार्जर आएगा। ये तो आपको चीज अच्छे से क्लियर है। इसी के रिजल्ट के कारण जो क्वांटिटी, क्योंकि वो ज्यादा इंक्रीज हो रही है, प्रोपोर्शनेटली क्वांटिटी ज्यादा इंक्रीज हो रही है, यानी वो इंक्रीज ना कंपेंसेट कर देगा प्राइस डिक्रीज को। मतलब क्योंकि जितना ज्यादा क्वांटिटी में इंक्रीज आ रहा है वो प्राइस डिक्रीज को कंपेंसेट कर देगा, जिसके कारण जो ओवरऑल टोटल रेवेन्यू
ओवरऑल ही हर चीज को कंसीडर करते हैं वो इंक्रीज ही करेगा, वो डिक्रीज नहीं करेगा। मान अगर एग्जांपल के तौर पे बताऊं, अगर 10% से प्राइस में डिक्रीज आ रहा है, मान लो आपके 30% से डिमांड इंक्रीज हो गई, अब 30% की फिगर ज्यादा है, यानी कितने से ज्यादा है 20% से, 10% तो उसने डिक्रीज इन प्राइस कवर अप कर लिया, अभी भी 20% ज्यादा है। सो इन शॉर्ट टोटल रेवेन्यू बढ़ेगा ही, इस सिचुएशन में वो कम नहीं होगा। बस इसकी कंडीशन यही है कि डिमांड इलास्टिक होनी चाहिए। यानी अगर मैं मैथमेटिकली आपको बताऊं तो जो प्राइस इलास्टिक ऑफ डिमांड जब ग्रेटर देन 1 होगी तब ही डिमांड को इलास्टिक कंसीडर किया जाएगा। इसी केस में अगर प्राइस डिक्रीज हो रहा है तो उसके रिजल्ट में प्राइस जो इलास्टिक ऑफ डिमांड है वो तो ग्रेटर देन 1 है, उसका मतलब यही हुआ कि प्राइस डिक्रीज जितने मर्जी परसेंटेज से हो रहा है उससे ज्यादा ही प्रोपोर्शनेट इंक्रीज आएगा क्वांटिटी डिमांडेड में। ठीक है, तो कंसिक्वेंटली इसके रिजल्ट में जो प्राइस डिक्रीज है वो लीड करेगा परसेंटेज इंक्रीज क्वांटिटी डिमांडेड में, जिसके कारण टोटल रेवेन्यू इंक्रीज ही होगा। समझ गए? ठीक है, ये रिलेशनशिप अभी मैंने आपको बताई है ना, ये बिल्कुल ट्रू है। ये असर्शन डिसीजन में काफी बार पूछी गई है, क्योंकि जो क्वांटिटी डिमांडेड का इंक्रीज है वो लोअर है एज प्राइस आउटवेज द रिडक्शन इन रेवेन्यू पर यूनिट ड्यू टू प्राइस डिक्रीज। ये ध्यान से लाइन समझो, वो कह रही है that this relationship holds true because the increase in quantity demanded at the lower price outweighs the reduction in revenue per unit due to price decrease। यानी वो सीधा सीधा यही कह रही हैं कि जो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड में इंक्रीज आ रहा है वो जो प्राइस डिक्रीज है ना वो उसको कंपेंसेट कर देता है, वो उसको कवर अप कर लेता है। यानी कवर अप होने के कारण एट द एंड जो रिजल्ट मिलता है ना वो इंक्रीज ही मिलता है टोटल रेवेन्यू पर यूनिट में। यानी जो इलास्टिक डिमांड है वो इंडिकेट करती है कि कंज्यूमर रिस्पॉन्सिव है प्राइस चेंजेस को लेकर, यानी वो ज्यादा लाइकली है कि लार्जर क्वांटिटीज वो परचेज करेंगे जब उनका प्राइस डिक्रीज होगा। समझ के? ठीक है, अब आगे ना एक मैचिंग का क्वेश्चन आया था पेपर में, उसमें करते मैंने आपको 4 इलास्टिसिटीज करवा दिया। उन्होंने कहा था ना एक लिस्ट में आपको इलास्टिसिटीज दे दी, दूसरी लिस्ट में उन्होंने प्रोडक्ट्स दे दिए, उनको मैच करके बताओ। यानी जो ये प्रोडक्ट्स मतलब ये वो चीजें जो इलास्टिसिटी डिटरमाइन करके बताती है। अगर तो आपकी इनकम इलास्टिसिटी यूनिटी से कम है, मतलब लेस देन 1 है, तब वो सुपीरियर गुड्स होंगी। ठीक है, अगर आपकी क्रॉस इलास्टिसिटी यूनिटी यानी लेस देन 1 है तब वो आपके पास कॉम्पिटिटिव गुड्स होंगे। अगर आपकी क्रॉस इलास्टिसिटी लेस देन 0 है तब वो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होंगे। अगर आपकी इनकम इलास्टिसिटी लेस देन 0 है तब इंफीरियर गुड्स होंगे। ये चीजें मैंने आपको सारी डिटेल में करवा दिया। सो ये एक मैचिंग का क्वेश्चन आया था पेपर में, मैंने वो भी करवा दिया। अब आज के सेशन का लास्ट टॉपिक और इस जो सिलेबस की लाइन है ना उसका भी लास्ट टॉपिक आता है, AR और MR में रिलेशनशिप क्या है। देखो AR होता है एवरेज रेवेन्यू, MR होता है मार्जिनल रेवेन्यू, दोनों ही रेवेन्यू के कंपोनेंट्स हैं। TR होता है टोटल रेवेन्यू। अब इनके आपस में क्या लेना देना है उसको स्टडी करते हैं। देखो एवरेज रेवेन्यू तो आपको पता है कि जब हम टोटल रेवेन्यू को डिवाइड कर देते हैं कि कितनी क्वांटिटी आउटपुट की सोल्ड होके हमने वो टोटल रेवेन्यू कमाया उसके साथ, तब हमारे पास एवरेज रेवेन्यू की वैल्यू आ जाती है। यानी TR को जब Q से डिवाइड करते हैं तो एवरेज रेवेन्यू हमें पता चलता है। यानी इन शॉर्ट हमें ये पता है ऑन एन एवरेज एक यूनिट कितना कमा के हमें दे दिया। और जो मार्जिनल रेवेन्यू वो होता है चेंज इन टोटल रेवेन्यू बाय सेलिंग एंड 1 एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट। मान के चलो अगर आपने 10 यूनिट्स को सेल किया, उस 10 यूनिट्स ने आपको 100 रुपया कमा के दिया। अब जब आप 11वीं यूनिट्स को सेल कर रहे हो उससे आपको 110 रुपये आ रहे हैं, मतलब जो 10 एक एडिशनल यूनिट सेल होने से आपको 10 रुपये आए। 10 यूनिट्स तक 100 था, 11वीं यूनिट ने आपको 110 कर दिया TR को। 110 माइनस 100 यानी 10 रुपये का एडिशनल रेवेन्यू जनरेट करके दिया आपको एक एडिशनल यूनिट सेल करके, वो होगा आपका मार्जिनल रेवेन्यू। अब AR भी मैंने आपको बता दिया, MR भी बता दिया। इन दोनों में अब रिलेशनशिप क्या? देखो AR और MR की रिलेशनशिप इस प्रकार है कुछ। देखो जब आपकी डिमांड परफेक्टली इलास्टिक होगी, ये चीज होगी परफेक्ट कॉम्पिटिशन में सबसे ज्यादा, यानी उसमें जो आप ईच एडिशनल यूनिट सेल कर रहे हो सेम रेवेन्यू वो आपको जनरेट करके देगी। देखो परफेक्ट कंपटीशन में ही डिमांड परफेक्टली इलास्टिक होती है, उसमें ही डिमांड का हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होता है, क्योंकि इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि फर्म्स प्राइस टेकर होती है ना कि प्राइस मेकर। सो जितनी मर्जी आप एडिशनल यूनिट सेल करते जाओ, आपका जो एडिशनल रेवेन्यू जनरेट होगा ना वो सेम ही होगा। सो एज अ रिजल्ट क्या होगा, AR और MR बराबर होंगे, यानी AR विल बी इक्वल टू MR इन परफेक्ट कंपटीशन वेयर डिमांड इज परफेक्टली इलास्टिक। नेक्स्ट आता है जब डिमांड डाउनवर्ड स्लोपिंग होगी
तब जो AR है वो डिक्रीज करेगा जैसे जैसे हम क्वांटिटी सोल्व करते जाएंगे। मतलब जब आपका डिमांड डाउनवर्ड स्लोपिंग होगी, जो कि मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की सिचुएशंस है, इसमें जो आपका AR है वो डिक्रीज करेगा जैसे आपकी जो क्वांटिटी सोल्व कर रहे हो वो इंक्रीज होगी। यानी इसमें MR भी फिर डिक्रीज करेगा, बट वो AR से बिलो लाई करेगा अगर आप ग्राफिकली उसको प्रेजेंट करोगे। मतलब क्या हुआ कि अगर आपको ज्यादा यूनिट्स को सेल करना है तब फर्म को अपना प्राइस लोअर करना ही पड़ेगा। जब उन्होंने अपना प्राइस लोअर कर दिया, उसे के कारण उनका जो रेवेन्यू वो कमा रहे हैं वो रिड्यूस हो जाएगा, यानी हर एक एडिशनल यूनिट से। सो इन शॉर्ट जो मार्जिनल रेवेन्यू वो कम होगा AR से, यानी MR विल बी लेस देन AR इन दिस सिचुएशन। तीसरा आता है जब डिमांड इन इलास्टिक होगी। देखो जब डिमांड इन इलास्टिक है तो जब AR है जो वो डिक्रीज करेगा एक स्लोअर रेट पे, उसका डिक्रीज तो होगा बट जो डिक्रीज होने का उसका रेट है ना वो बड़ा स्लो होगा, क्योंकि जो क्वांटिटी सोल्ड हो रही है वो इंक्रीज करेगा। मतलब जो रेट है वो स्लोअर होगा एज कंपेयर टू क्वांटिटी सोल्ड जितने से वो इंक्रीज करेगा। यानी जो MR होगा ना वो पॉजिटिव रहेगा बट वो डिक्लाइन करता रहेगा। MR मतलब पॉजिटिव भी है, डिक्लाइन भी कर रहा है और वो AR के ऊपर भी रहेगा। सो यही है तीसरी रिलेशनशिप। समझ गए? कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। यानी जो इस रिलेशनशिप पढ़ाने का जो इसका की पॉइंट यही है कि जो फर्म है ना वो मैक्सिमाइज करेगी अपने प्रॉफिट को उतनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करके जहां उसका MR इक्वल टू MC होगा। यही हमने फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की थी ऑब्जेक्टिव्स में। उसकी डिटेल अब और आ गई। यानी जब तक हम फर्म का MR MC के बराबर है तब उसे वही आउटपुट फर्म प्रोड्यूस करेगी, उससे उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा। अगर MR ग्रेटर देन MC है तो फर्म को अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज करना पड़ेगा और किसी पॉइंट पे जब MR यानी उसका मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट से कम हो जाता है तब फर्म को अपनी प्रोडक्शन को रिड्यूस करना पड़ेगा, क्योंकि वो अब शटडाउन पॉइंट के तरफ जाने को हो जाएगी। ठीक है, सो यहाँ पे ये टॉपिक कंप्लीट होता है हमारे सिलेबस